नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार। ये है आपका फेवरेट द मुकेश राजपूत शो और आज इस शो में हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपको देखते देखते काफ़ी अरसा बीत गया। छात्र राजनीति से हम आपको देख रहे हैं और उस वक्त की छात्र राजनीति जब आप और हम यूनिवर्सिटी में होते थे तो एनएसयूआई के एक क्रांतिकारी नेता के तौर पर आपको वहाँ पे देखा जाता था। अब इस मुकाम पर आप पहुँचे हैं कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह लिए और अब मुख्यमंत्री की दौड़ में जो शामिल हैं उसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। ये अपने आप को आप कहाँ पे देखते हो, ये जवाब मैं आप ही से चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के छात्र राजनीति से लेकर युवा कांग्रेस की राजनीति तक सब कुछ तो कांग्रेस पार्टी ने दिया और दौड़ तो वहाँ होती है जहाँ कुछ मिला ना हो। तो मिलता रहा है पार्टी से, पार्टी की विचारधारा को पिछले 40 साल से हिमाचल प्रदेश में हम उनके साथ चल रहे हैं, विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। और जब जिस भी जीवन काल में जब पहुँचे हैं, चाहे वो छात्र जीवन था, यौवन जीवन था या फिर अधेड़ उम्र में पहुंच गए हैं, तो पार्टी देती ही रही है। और अब तो सबसे पहले जो कांग्रेस पार्टी की अगर हिमाचल में सरकार बनती है, जो कि तय है कि हिमाचल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनना तय है, तो जो विधायक चुनकर आते हैं उनकी राय मशवरा होता है, फिर हाईकमांड का आशीर्वाद होता है, इसके बाद ही मुख्यमंत्री का चयन होता है। तो अभी 8 तारीख का आप इंतज़ार कीजिए। 8 तारीख का जो परिणाम आएगा आपको मुख्यमंत्री के रूप में भी वहाँ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का मुख्यमंत्री मिलेगा। जी, ये जो शख्स मेरे सामने बैठा है इसको मैं बताया कि काफ़ी अरसे से जानता हूँ, यूनिवर्सिटी के टाइम से जानता हूँ। और एक समय वो भी था जब हम शिमला से कालका तक एचआरटीसी की बस में आते थे, वहाँ से फिर हावड़ा मेल पकड़ते थे, सुबह पुरानी दिल्ली उतर के ऑटो से फिर हिमाचल भवन पहुँचते थे। आज स्थिति बदली है या अभी भी बस में और रेलगाड़ी में सफ़र जारी है? नहीं, ऐसा है, जो भी चीज़ मिल जाती है उसमें सफ़र कर लेते, बस में भी कर लेते, गाड़ी में भी कर लेते, बड़ी गाड़ी में भी कर लेते, छोटी गाड़ी में भी कर लेते। हाँ। तो ये तो अब जीवन में ये चीज़ें कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं रखती है। हाँ। जैसी सुविधा मिल जाए और जिस परिस्थितियों में जहाँ सुविधा जैसी हो उसका सदुपयोग कर लेते हैं। लेकिन जो इतने बड़े नेता हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, अब मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे देखे जा रहे हैं, जो आपकी ये सादगी है, ये मतलब ईमानदारी का नतीजा है या मतलब दिखाना है कि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता हूँ? सुखविंदर सिंह सुक्खू आज भी वही है जो छात्र की राजनीति में था। देखिए, मैं विधानसभा जब अल्टो गाड़ी से जा सकता हूँ तो मुझे ज़्यादा शौक़ नहीं है इन चीज़ों का। मैं आपको एक चीज़ बताना कि बड़ी गाड़ी हो, 5-7 गनमैन हो और मेरे इर्द गिर्द रहे, ये मेरी राजनीतिक जीवन का अंग नहीं है। मैं छात्र राजनीति से रहा, छात्र का मैं राज्य का अध्यक्ष रहा, युवा का राज्य का अध्यक्ष रहा। कभी देखा मैंने, अभी भी मैंने गनमैन नहीं लिया, वो भी अब लिया। क्योंकि हम जिस पहाड़ी प्रदेश में रहते हैं वहाँ हमारा जीवन यापन का तरीका बिल्कुल अलग है जी। वहाँ दिखावा कम है। और मैं धन्यवाद हूँ कि मेरे जीवन का ये 11वां-12वां इलेक्शंस है। सीआर से स्टार्ट किया था हमने, फिर कॉलेज के प्रेसिडेंट बने। सीआर बोले तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, हाँ जी। हाँ। फिर कॉलेज के गवर्नमेंट कॉलेज संजौली में हम प्रेसिडेंट रहे, फिर काउंसलर भी रहे, शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काउंसलर भी रहे जी, मुझे याद है। अब 3-4 बार विधायक हम बन चुके हैं। तो ये सब चीज़ें हमने अपने जीवन काल में, राजनीतिक काल में देख ली है। बड़ी गाड़ी, बड़ा 10 गनमैन, ये चीज़ें हिमाचल की राजनीति में ज़्यादा दिखावा चलता नहीं है। जो चीज़ मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि बड़ी गाड़ी नहीं होती है, बड़ी गाड़ी में भी बैठ जाते हैं, किसी दोस्त की बड़ी गाड़ी मिल गई उसमें बैठ गए। और तो मुझे गाड़ियों का और बड़े इन चीज़ों का ज़्यादा शौक़ नहीं है। राजनीतिक भाव है एक मन में कि हमने राजनीति में आना और सेवा करनी है, इस दृष्टिकोण से मैं अपना कार्य करता हूँ। अब बात राजनीति की शुरू करते हैं। एक समय था कि जब कांग्रेस बोले हिमाचल प्रदेश में तो सिर्फ एक नाम, वीरभद्र सिंह के कंपटीशन में राजनेता नहीं थे, ऐसा नहीं था। पंडित सुखराम उनके कंपटीशन में हुआ करते थे, विद्या स्टोक्स उनके कंपटीशन में हुआ करती थी, कौल सिंह ठाकुर उनके कंपटीशन में हुआ करते थे। लेकिन अब वो नहीं है, वो हमारे बीच नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की
सरकार बनने की संभावना है, तो जाहिर है कि एक मुख्यमंत्री बनेगा। अब एक अनार कई बीमार वाली जो कहावत है वो देखने को मिल रही है कि बहुत सारे जो नेता हैं वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मुझे बताइए कौन? जैसे कि सुखविंदर सिंह सुक्खू मेरे सामने मैंने तो बैठे कभी हैं। प्रोजेक्ट ही नहीं किया। अब जनता के मन में तो है ही है ना कि जनता के कर मन रहे में हैं। बात हो सकती है और हिमाचल की जनता जानती भी है। हाँ, दिल्ली में है अभी हिमाचल की मुकेश अग्निहोत्री जी भी कुछ रोज पहले दिल्ली में थे, हमारे शो में भी आए थे। प्रतिभा सिंह विक्रमादित्य के साथ में मल्लिका अर्जुन खड़गे जी को मिल रही हैं। कौल सिंह जी को लग रहा है कि शायद मेरी लॉटरी निकल जाए। धनीराम शांडिल अभी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि उम्र के आखिरी पड़ाव में है तो उनका नंबर लग जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। प्रतिभा सिंह जी हमारी प्रदेश की अध्यक्षा है और उनका दायित्व बनता है कि सब नेताओं से मिले। और मुकेश अग्निहोत्री जी हमारे विधायक दल के नेता है, तो निश्चित तौर पर उनका दायित्व होता है कि सब लोग अपनी बात करें। मैं कैंपेन कमेटी का चेयरमैन हूँ, तो हम सब लोगों का दायित्व होता है। मुख्यमंत्री कौन बनता है? मुख्यमंत्री वो बनता है जो पहले विधायक बनता है। पिछली बार 2017 के इलेक्शंस में क्या हुआ? धूमल साहब को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया, वो विधायक नहीं बन पाए। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना चेहरा घोषित कर दिया था, लेकिन वो विधायक नहीं बन पाए और मुख्यमंत्री की दौड़ से पीछे रह गए। तो सबसे पहले तो हम लोगों को विधायक चुनकर आना है, फिर विधायकों की राय लेनी है। राय मशवरा के बाद फिर हाई कमांड के आशीर्वाद से फिर मुख्यमंत्री का चयन होता है। और सब विधायकों की सहमति होनी चाहिए, जो सारी पार्टी को इकट्ठा करके ले जा सके, जो संगठन से निकले हुए व्यक्ति हो, उन व्यक्तियों को आगे ला सके, ताकि आने वाले समय में कांग्रेस की विचारधारा, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग तोड़ कर खरीद कर अपनी राजनीति करते हैं, इस प्रकार की राजनीति को दूर रखा जाता है। ऐसे व्यक्तियों को आगे लाने की जरूरत भी होती है। अब जैसे मैं दिल्ली में देख रहा था, आप कई रोज से हैं यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ सुखविंदर सिंह सुक्खू के आगे पीछे विधायक बहुत घूम रहे हैं। जाहिर है कि आप तोड़ के नहीं ला रहे, आप जादू वाली जप्फी दे रहे हैं, तो कोशिश तो है ही है कि वो आप नहीं, के जो समर्थन में विधायक आए। मेरे जो विधायक है मेरे साथ है, जब विधायक दल का बैठक होती थी तो 22 में से 13-14 तो पहले ही होते थे विधायक। तो विधायक तो हमारे कुलीग हैं ना सारे, वो तो आते हैं, मिलते हैं। कुछ नए साथी आ रहे हैं आजकल कुछ ज़्यादा आ रहे हैं। तो आजकल वो इसलिए ज़्यादा आ रहे हैं कि दिल्ली में इलेक्शंस के बाद थकावट दूर करने के लिए दिल्ली आ जाते हैं। हमारे पास स्टेशन और कोई है नहीं। कुछ लोग बाहर चले गए हैं, कुछ लोग गोवा चले गए हैं। तो जो आ रहे हैं वो मिलना उचित समझते हैं कि चलो मिल लेते हैं, वो हमारे मित्र भी है, हमारे दोस्त भी है, और इस दृष्टिकोण से बातचीत राजनीतिक चर्चा भी हो जाती है। तो अभी जो राजनीतिक चर्चा चल रही है हिमाचल को लेकर, वो क्या चल रही है? हमारे पास हिमाचल में 68 सीटें हैं, 68 सीट्स हैं। कितनी लग रही हैं आपको कि आ जाएंगी कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता, उस विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी और जो ओपिनियन लीडर है, सब प्रकार के लोगों से बातचीत करने के बाद, जो वोट के दिन के बाद से हमने जो अपना इंटरनल सर्वे किया, उससे ये लगता है कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार हिमाचल प्रदेश। फिर भी एक जैसे मैं नंबर चाहूँ? नहीं, नंबर तो आपको देखिए भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत से हम लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ भी जा सकते हैं, यानी कि ट्रू थर्ड मेजोरिटी की तरफ भी जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बहुत कम सीटें आने वाली है। हाँ, बेशक उन्होंने प्रचार बहुत ज़्यादा किया, उन्होंने प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगाई है। अमित शाह भी मेरे तो खुद विधानसभा क्षेत्र में आए थे, योगी जी आए थे, अनुराग ठाकुर जी थे, मोदी जी 10 बार हिमाचल प्रदेश आ चुके हैं। ये तो सब भाजपा का प्रचार कर रहे थे। तो आपके जो स्टार प्रचारक है, हमारी एक ही स्टार प्रचारक थी और एक ही स्टार प्रचारक की बहुत मांग थी। हाँ, वो थी हमारी प्रियंका गांधी जी। प्रियंका गांधी जी को लोग बुला रहे थे और प्रियंका गांधी जी ने रणनीति बनाई, स्ट्रेटजी बनाई। उनका प्यार है हिमाचल से, उनका घर है हिंदुस्तान में, एक ही जगह गांधी परिवार का घर है। सोनिया गांधी जी का भी अपना कोई घर नहीं है, राहुल गांधी जी का भी कोई घर नहीं है। प्रियंका जी ने एक घर बनाया जो हिमाचल की सुंदर वादियों में बनाया हुआ है। उनको हिमाचल से प्यार था। सुख भाई पूरे तरीके से आप परिपक्व राजनीतिज्ञ हो चुके हैं, क्योंकि क्लास रिप्रेजेंटेटिव से शुरू किया और अब मुख्यमंत्री की सीट की ओर अग्रसर हैं। जो सवाल मैं पूछना चाह रहा था वो सवाल ही ना पूछ पाऊँ, आपने वैसा बेस बना दिया है। मैं जानना ही चाह रहा था कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्यों नहीं दिखाई दिए इस प्रचार में? प्रियंका गांधी, तो मोदी आ रहे हैं, अमित शाह, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में गए थे। सोनिया जी ने पार्टी को संभाल कर जो दिशा निर्देश देने थे वो दिए। प्रियंका गांधी जी की रणनीति ने राजनीतिक रूप से हमारे प्रचार को और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के कैडर को रैलियों के माध्यम से मूव करवाया।
प्रियंका जी की रैलियों में जो जन सैलाब उमड़ा, वो इस बात को इंगित करता था कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार सत्ता में पिछले 5 साल से है, वो जनमानस के अनुसार कार्य नहीं कर सकी, सब लोग परेशान थे। प्रियंका जी ने कई रैलियां की। अब जरूरी नहीं होता कि सभी के परिवार के लोगों को आगे कांग्रेस पार्टी के वहाँ कार्य करना है। जो भी एक नेता है, एक नेता हिमाचल की राजनीति और मतदाता बहुत समझदार है, उन्होंने प्रियंका गांधी को अपना ईमानदार सवाल है। मतलब राहुल गांधी आते, सोनिया गांधी आते, तो राहुल गांधी जी से भी अप्रोच किया था। थोड़ा सा मतलब जो सीट्स आप बोल रहे हैं कि हमारा पूर्ण बहुमत आएगा, उसमें इजाफा ही होता। नहीं, प्रियंका गांधी जी के आने से ही इजाफा हुआ है, राहुल गांधी जी के आने से भी इजाफा होता है, समय होता है, ये जरूरी तो नहीं है आप हर चीज़ को राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी से ही जोड़ के देखें। जब उनकी प्रियंका गांधी जी ने हिमाचल प्रदेश में काम करने कांग्रेस पार्टी के अनुरोध को स्वीकार लिया कि मैं हिमाचल प्रदेश में काम करना चाहती हूँ, और लोगों ने उनको स्वीकार कर लिया, फिर हिमाचल की जनता ने उनको स्वीकार कर लिया, उनके साथ अपना पन लगा, तो लोग उनकी बात सुनकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना। और मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस की जीत में हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी जी का बहुत बड़ा अहम रोल है कि उनके द्वारा कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में दोबारा से सरकार बनने जा रही है। अब आप बोल रहे हैं पूरा का पूरा श्रेय आप प्रियंका गांधी को दे रहे हैं, आपकी नेत्री हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अभी आपके नए ताज़ा अध्यक्ष बने हैं, उनके आने से क्या जो पार्टी की नीति है, रणनीति है, उसमें सुधार की संभावना है? नहीं, देखिए मेरी बात सुन, मल्लिकार्जुन खड़गे जी तब अध्यक्ष नहीं बने थे जब वो चुनाव की प्रक्रिया और रणनीति बनी हुई थी जी। वो हमारे चुनाव से 4-5 दिन पहले ही अध्यक्ष बने जी। तो निश्चित तौर पर जब वो अध्यक्ष बने तो उनका भी हिमाचल प्रदेश में कार्यक्रम हुआ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक गरिमा है, वो चुनाव प्रक्रिया से पूरे होने के बाद उनको जैसे ही समय लगा वो हिमाचल प्रदेश आए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। खड़गे जी भी आए, हमें तो जीत से मतलब है। अब जीत रही है कांग्रेस पार्टी और निश्चित तौर पर जीत रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप 8 तारीख को जब परिणाम देखेंगे तो आपके साथ हम शामिल होंगे और आपको बताएंगे कि हमने कहा था कि पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, और पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा की सरकार बन रही है। भाजपा बहुत कम सीटें लेने वाली है। तो उस दिन का हम इंतज़ार करेंगे, और जाहिर है कि उस दिन भी आप हमारे साथ होंगे, सूर्य समाचार के साथ होंगे। अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं या उनके जो समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे गुटबाजी इतनी है कि कांग्रेस अगर सीट्स ज़्यादा भी ले जाए तो भी सरकार भाजपा की ही बनेगी। लोटस, ऑपरेशन लोटस का नाम तो आपने सुना होगा कि आजकल बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जीत के किसी दूसरी पार्टी से आते हैं, फिर शामिल भाजपा में हो जाते हैं। तो ऑपरेशन लोटस हो सकता है हिमाचल में कि भाजपा के जो उम्मीदवार अपने आप को समझ रहे हैं मुख्यमंत्री के, उनको नहीं बनाया गया, तो वो धड़ा टूट सकता है। देखिए एक बात बता दूं, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ऑपरेशन लोटस हिमाचल में चलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कैडर से 20-25 साल के ज़्यादा लोग चुनकर आ रहे हैं, और राजनीतिक दृष्टिकोण से उनके पास इतनी सीट्स ही नहीं आ रही है कि वो ऑपरेशन लोटस कर सके। कुछ 3-4 जगह इंडिपेंडेंट जीत कर आएंगे, कुछ जगह कांग्रेस की फुल मेजोरिटी आएगी। ये लोटस जो है, ये लोटस एक ही जगह स्थिर रहेगा, उसी स्थिरता से आगे कोई नहीं टूटने वाला और ना कोई बिकने वाला। हिमाचल के मतदाता इस चीज़ को बड़ा सीरियसली गंभीर लेते हैं, कोई नेता उनके साथ जाने वाला नहीं है। और ये चुनावों से पहले कुछ बातचीत हो रही, नेता आपके चले गए, देखिए इतने बड़े नेता थे, तो उनके नेता भी तो आगे। बीजेपी का हम लोटस को हम ही तोड़ देंगे, बीजेपी के लोग अगर आना चाहेंगे तो हमारा स्वागत है। अच्छा, हमारे पास भी ऐसे संपर्क में उनके नेता। हाँ हाँ, तो ऐसे मत घबराइए आप, वो बातचीत हो रही है, बातचीत जारी है। खुलासा तो नहीं करेंगे आप उसका? नहीं, खुलासा तो चुनावों के बाद करेंगे। हाँ हाँ, बीजेपी के लोगों को भी हम कांग्रेस पार्टी में ला सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में लाने की जरूरत ही नहीं। हाँ। ऐसी प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की पूरी मेजोरिटी आ रही है और मेजोरिटी से ज्यादा आ रही है। कोई चिंता करने की बात नहीं है, आप मत घबराइए। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है 2-4 कदम आगे चल रहे हैं। मैंने ये भी सुना है कि आप जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे हम नहीं जीतेंगे, भाजपा नहीं जीतेगी, निर्दलीय जीतेंगे, तो उन लोगों को भी आजकल आप काफ़ी जादू की जप्पी देते आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी देखिए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में जो लोग विश्वास करते हैं, पार्टी में जानते हैं कि ये एक ऐसी पार्टी है जहाँ सभी आदमियों को सम्मान किया जाता है, सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। बीजेपी से जीतेगा वो कांग्रेस की विचारधारा का कैसे होगा?
बीजेपी से जीत के कांग्रेस की विचारधारा का हो सकता है, क्योंकि उसको बीजेपी की विचारधारा उसमें पसंद नहीं आई, कांग्रेस में आ गया। अच्छा। उसमें क्या पसंद की बात है। हाँ हाँ। देखिए एक लेकिन मिनट, अगर विचारधारा की बात आपने वोटरों के साथ तो धोखा नहीं होगा ना वो। नहीं, वोटरों के साथ धोखा नहीं, विचारधारा की बात करनी है। हाँ हाँ। हिमाचल 97% हिंदू स्टेट है, अच्छा। और जिस विचार का प्रतिनिधित्व मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी करती है, वहाँ बीजेपी हार रही है, कांग्रेस जीत रही है। हाँ हाँ। और जिस राष्ट्रीयता की बात ये भारतीय जनता पार्टी करती है हाँ हाँ। कि ये हम राष्ट्रवादी पार्टी है, हाँ। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, जिसने देश के लिए बलिदान दिया। इंदिरा गांधी ने अपनी छाती में 36 गोलियां सही, राजीव गांधी ने बलिदान दिया। देशभक्ति की परिभाषा हमसे ये लोग पूछते हैं। और जो हमारे सबसे ज़्यादा जो शहीद हुए हैं हिमाचल की पॉपुलेशन के आधार पर, जनसंख्या के अनुपात में, वो हिमाचल के शहीद हुए, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी हार रही है। तो आप भारत माता की जय तो बोलते नहीं, जय श्री राम भी नहीं भारत बोलते। माता की जय राम बोलने में हमें क्या हर्ज है, जय श्री राम बोलने में हमें क्या हर्ज है। हाँ तो बोल दिया करो। हम तो सब लोग बोलते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, विचारों की बात है। जो हमारे देवी देवता है, हमारी आस्था है, विश्वास है, उनको हम बोलते हैं, ऐसे तो कोई बात नहीं है। ये तो ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, जो नैरेटिव सेट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किया जा रहा है, वो नैरेटिव इनका हिमाचल प्रदेश में, उस हिंदू राज्य में जहाँ 97% हिंदू लोग रहते हैं और जहाँ 97% जहाँ सबसे ज़्यादा शहीद हुए हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी हार रही है अपने उस नैरेटिव के द्वारा। अच्छा, चलिए मैं जो आपका ये कॉन्फिडेंस है इसकी दाद देता हूँ। बहुत साल पहले की बात है जब वीरभद्र सिंह हारे थे और धूमल साहब जीते थे, तो वीरभद्र सिंह और धूमल साहब दोनों साथ साथ में बैठे थे और एक फ़ोटो खींची गई। वो फ़ोटो बहुत वायरल हुई और लोग पूछ रहे थे कि इनमें से बताइए कि कौन सा मुख्यमंत्री जो है वो हारा है, कौन सा जीता है। तो जो लोग हिमाचल की राजनीति को ज़्यादा नहीं जानते, तो उस फोटो को देख के अंदाज़ा लगाना उनके चेहरे पे जो खुशी थी, चाहे वो धूमल साहब हों या वीरभद्र सिंह हों, वो बहुत थी। ना हारने का किसी का गम दिख रहा था, ना जीतने की किसी में एक्साइटमेंट। वैसी ही एक फ़ोटो एयरलाइन में वायरल हो रही है जिसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम और साथ में बैठे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। उस फोटो के क्या मायने निकाल सकते हैं? नहीं, कोई मायने नहीं निकालने हैं। हाँ। रविवार को 2 बजे अलायंस एयरलाइंस की फ़्लाइट आती है। हाँ। मैं जहाज़ का इंतज़ार कर रहा था जी। वो उतने में माननीय, मैं भी लास्ट में का सब पैसेंजर था। हाँ। उतने में माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए। हाँ। दोनों में चर्चा हुई, सीट खाली थी, दोनों एक दूसरे के अगल बगल में बैठ गए। राजनीतिक चर्चा होती रही कि तुम्हारी सरकार नहीं बन रही है, हमारी सरकार बन रही है, आपकी सरकार में वो ये क्या कह रहे थे, जयराम जी क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि हमारी सरकार बन रही है। मैं बोला आपकी सरकार बनने वाली नहीं है। हाँ। तो हमारी सरकार बन रही है। हमने कहा हमारी सरकार बन रही है, आपके ये सभी मंत्री हार रहे हैं। अच्छा, आपने गिनवा दिए उनको, मंत्री भी गिनवा दिए और उनको ये भी बता दिए कि कहाँ कहाँ से आज़ाद प्रत्याशी आ रहे हैं। हाँ हाँ। और कहाँ कहाँ से उनके साथी भी हमारे संपर्क में हैं। तो अच्छा। इसलिए आप इस दृष्टिकोण को भी ना रखना। तो इसका उल्टा तो नहीं कि भाई नहीं, वो कह रहे थे कि ध्यान रख लेना, अगर बाई दी हम चुप जाएं तो नहीं। उनका देखिए, उन्होंने कहा कि हमारी तो सरकार अगर 38 की होगी तो मैं खुद बनाऊंगा। 28 पर कहते हैं अमित शाह जी बनाते हैं। उनका कहने का मतलब है कि जो लोटस वाली बात है, मतलब वो सफल होने वाले 28 के बाद आप 20 में पहुंच जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो इसलिए मतलब उनको भी थोड़ा सा ये है कि 28 पे रह सकते नहीं, हैं। ये दृष्टिकोण रखते हैं वो कि हमने जनता के मत को तोड़कर अपना मत बनाना है। तो वो ज़्यादा दिन लोकतंत्र में चलता नहीं है। तो आपका जो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है कि आपकी सरकार बन रही है, इसमें आम आदमी पार्टी भी हिमाचल में आई थी, उसका बोरिया बिस्तरा गोल हो गया, टिक ही नहीं पाई, अंत में तो बिल्कुल वहाँ से आप कहें कि वो गायब भी हो गए तो गलत नहीं होगा। उसके पीछे का क्या राज है? मुकेश अग्निहोत्री जी आए थे, वो कहते हैं हमने रोका उनको, हमारे क्योंकि जो इलाका है ऊना वाला और दूसरा, वहाँ पे आके उन्होंने फायरिंग की तो गुंडागर्दी नहीं चलने दी। तो कांग्रेस को श्रेय जाता है कि आम आदमी पार्टी को रोक। देखिए, हम खुद आम आदमी पार्टी, हमने लोगों को समझाया कि आम आदमी पार्टी कौन है। आम परिवारों से निकले हम लोग हैं। लोग उस चीज़ को, हमारी बात को सुन रहे थे। और आम आदमी पार्टी के जो बेसिक थे, कुछ बीजेपी वाले ले गए और कुछ हमने ज्वाइन करवा दिए कांग्रेस पार्टी में जी। और आम आदमी पार्टी का बहुत लंबा रास्ता है। हिमाचल की राजनीति को उनको अंडरस्टैंड करना है। ये प्रचार प्रसार के माध्यम से नहीं लोग चलते हैं। यहाँ जो मतदाता है हिमाचल का, जो प्रत्येक चुनाव में 75% से अबव वोट डालता है, एक अखबार को 10 बार पढ़ता है, सोशल मीडिया के ज़माने में एक वीडियो को 10 बार देखता है, फिर उस पर चर्चा एक आदमी नहीं करते, 10 आदमी चर्चा करते हैं। हिमाचल में
31 लाख की पॉपुलेशन में 19 लाख परिवारों में सभी लोग राजनीति चर्चा करते हैं। टीचर की राजनीति लग गए, सरकारी कर्मचारियों की राजनीति लग गए। आप तो खुद विश्वविद्यालय में रहे हैं कि माल रोड पर सभी हिमाचल की चर्चा हो जाती है। छात्रों की राजनीति लग गए, मजदूरों की राजनीति लग गए, आंगनबाड़ी वालों की अलग राजनीति, सब प्रकार के राजनीतिक लोग हैं वहाँ। किसानों की राजनीति लग गए। कोई आपको राजनीति इंटेलेक्चुअल मतदाता है, बहुत समझदार मतदाता है। तो एक सवाल ये बनता है कि जो इंटेलेक्चुअल मतदाता के पास आप जा रहे हैं या भाजपा जा रही है, दोनों ही पार्टी को मैं कटघरे में खड़ा करता हूँ, आप लोगों ने जो पॉलिसी जो अपना ली है वो अपना ली है आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल की, कि फ्री के सपने दिखाओ, वोट पाओ और कुर्सी पे बैठ जाओ। मसलन जैसे आपने कह दिया कि हम ओपीएस देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे, 70,000 करोड़ रुपए का आप कर्ज बताते हैं सरकार पे, तो वो ओपीएस कैसे लागू हो पाएगी, पैसा कहाँ से लाएंगे आप? पहले तो ओपीएस को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। वो समझाइए हमें। मैं वही समझाना चाहता हूँ। और जो आप बोलते हैं फ्री की, जैसे आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी तो पंजाब और दिल्ली में जो फ्री की बिजली दे रही है वो तो खरीद कर दे रही है, खरीद कर दे रही है। यानी कि वो खरीदते हैं फिर वो आम अपने जनता को देते हैं। हिमाचल प्रदेश एक ऐसे ही राज्य है जो बिजली बेचकर भी पैसे कमाता है। इलेक्ट्रिकल सरप्लस हमारे पास है, बिजली की सप्लाई हमारे पास हिमाचल सरकार की आय का एक साधन है। 12,000 मेगावाट बिजली हम पैदा करते हैं। आय का एक साधन हिमाचल सरकार का अलग है, हिमाचल बिजली बोर्ड का अलग चीज़ है। पहले इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। जो भी प्राइवेट प्रोजेक्ट लगता है, चाहे एनटीपीसी है, एसजेवीएनएल है, एनएचपीसी है, जो भी है, या कोई जेएसडब्ल्यू वगैरह आए हैं, जो भी प्राइवेट प्रोजेक्ट वहाँ लगे, चाहे जेपी के थे, उनसे हम क्या करते हैं कि जब वो प्रोडक्शंस में आते हैं तो हमारा उनके साथ एमओयू है कि आप 12% पहले 12 साल में फ्री बिजली देंगे। हमारा तो कोई पैसा नहीं लगा, 12% हमने उनसे ले ली, और नेक्स्ट 30 साल में आप 18% देंगे। 40 साल बाद वो प्रोजेक्ट हमारे को वापस आ जाएगा। तो उस बिजली को बेचकर हिमाचल सरकार का तकरीबन 2200-2300 करोड़ रुपया कमाती है। ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो अभी तक वापस आ चुका है? आएंगे, आ रहे हैं। नहीं, बिजली मिलनी शुरू होगी ना। हाँ, वो तो शुरू से मिल जाती है। हमारे को एसजेवीएनएल से मिलती है, करोड़ों रुपया मिलता है। हमने अंदाज़ा लगाया कि जब हम बिजली बेचकर 3,000 या 2,500 करोड़ रुपया हम कमाते हैं, तो हमारे 19 लाख परिवारों को अगर हम 300 यूनिट बिजली दें तो कितना खर्चा आएगा। तो हमने अंदाज़ा लगाया और उसमें पाया कि 20-25% हम अपने लोगों को दे सकते हैं, इस तरह फ्री बिजली देंगे। ओपीएस की बात करना चाहूँगा। ओपीएस क्या है? जिन लोगों ने, जिन सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने हिमाचल के विकास की गाथा लिखी है, जो रोड्स बने हैं, हॉस्पिटल्स बने हैं, स्कूल बने हैं, सब चीज़ें बनी हैं, उसमें कहाँ योगदान है? इन्हीं सरकारी कर्मचारी और अधिकारी का। जब वो बुढ़ापे में जा रहे हैं, अब जो समाज बदला है कोरोना के बाद और समाज की सोच बदली है, उस सोच के अनुसार वो बुढ़ापे में अकेले रह रहे हैं। बच्चे आजकल साथ नहीं रहते, उनको कैसे सुरक्षा दी जाए? हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम 60 साल से ऊपर हर एक आदमी को 1,500 रुपये की पेंशन दे रहे हैं, और जो रिटायर हो रहा है उस एज में उसको हम बोल रहे हैं कि हम तुझे पैसे नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? हम उन्हीं से मिलकर, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से, उन्हीं का पैसा इकट्ठा करके, उन्हीं से पैसे काट कर उनको हम अगले 30 साल की अश्योर्ड ओपीएस देंगे, ताकि उनको जीवन में ये लगे कि हर महीने मेरे पास इतना अमाउंट आएगा और मैं इससे अपना जीवन यापन करूँगा। सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ ओपीएस है। जी, चलिए, ये मैं मान लेता हूँ फॉर्मूले आपके जो दोनों हैं धरातल पे उतरे और हिमाचल की नहीं, धरातल में उतरेंगे, ये कोई चिंता ना करिए आप। धरातल में आपको मुकेश जी उतारेंगे भी, और जो हमने कहा है उसको करेंगे भी। जी, तो मेरा अगला सवाल है, एक आपने और घोषणा कर दी है, जो अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने पंजाब में हर एक महिला को 1,000 रुपये देने की घोषणा की थी। बहुत भारी बहुमत से उन्होंने चुनाव जीता। आपने 1,500 रुपये देने की बात कही है। आधी आबादी जो है वो महिलाओं की है, तो उसमें क्या हो गया? वो अच्छी बात की हमने। कहाँ से दोगे? हम 60 साल से ऊपर आपको बताना चाहेंगे। हाँ, वो तो आप दे रहे हैं। 60 साल से ऊपर के लोगों को हम सबको दे रहे हैं। अब 18 साल से ऊपर वाली महिलाओं को बोला है हमने, क्या हमने पुरुषों को नहीं बोला? पुरुषों को क्यों नहीं दे रहे? 60 साल से मैं आपको बता रहा हूँ ना, 60 साल नहीं, उनको 60 साल से ऊपर वालों को तो हम दे रहे हैं। उसमें पुरुष भी है, महिला भी है। 1,500 दे रहे हैं ना। अब हमने महिलाओं को बोला, महिला कैसे आत्मसम्मान जिंदगी जिए, और कैसे हिमाचली को, एक महिला को लगे कि हर महीने सरकार से मुझे 1,500 रुपये आना है। उसके स्रोत क्या होंगे, हम पैसा कहाँ से लाएंगे? आपका कहने का मतलब ये है। तो उस पर 2-2,500 करोड़ खर्चा होगा। जितना करप्शन 2-2,500 करोड़ खर्चा आएगा। एक साल में होगा? साल में। हाँ। तो उस पैसे को कहाँ से लाना है? तो कई माध्यम है।
हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी कि कहाँ हमने भ्रष्टाचार को रोकना है, करप्शन को रोकना है, कहाँ हमने लोगों की सेवा में कैसे धन को बचाना है, कहाँ फजूल खर्ची कम करनी, वो सब चीज़ें हो जाएगी। और हिमाचल की जनता जानती है, अगर कहा है तो करना पड़ेगा, वरना अगली बार दर्शन नहीं होंगे। नहीं तो वो तो हिमाचल की रीत है ना, वो वही तो अमित शाह बोल रहे हैं और मोदी जी बोल रहे हैं या भाजपा बोल रहे हैं कि ये रिवाज बदलना है कि 5 साल रिवाज किस चीज़ का बदलेंगे? वो रिवाज तो तब बदले ना कुछ किया हो। क्योंकि प्रियंका गांधी ने भी सोलन में कहा कि 5 साल हमें दो मौका, तो 5 नहीं, साल प्रियंका गांधी जी ने ये कहा कि 5 साल हिमाचल की नई सरकार नई सोच को मौका दो। उन्होंने कहा नया परिवर्तन आया है, नई व्यवस्था आ रही है, हम सत्ता के लिए नहीं चाहते हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए चाहते हैं। और उन्होंने ये बात की। इन्होंने कहाँ से रिवाज बना? इनके पास तो 5 साल थे, हमने 1500 बोला, बोलते हम स्कूटी देंगे। इनका घोषणा पत्र तो देखिए किस सोच में चल रहा है। स्कूटी दे देंगे, इनके पास तो केंद्र की तो अभी तक क्यों नहीं दी? 5 केंद्र की सपोर्ट भी है। केंद्र की सपोर्ट होती, 70,000 करोड़ में से 10,000 स्पेशल ग्रांट लेते। आपके सचिवालय के एक बहुत ही उच्च पद पे हैं, ये सवाल मैंने मुकेश जी से भी पूछा था। वो कह रहे थे कि अगर कांग्रेस की सरकार बन गई यहाँ पे, तो अभी जो माली हालत है हिमाचल प्रदेश मैं की, जानता वो ऐसे है कि 2 महीने में सैलरी वाला जो जुगाड़ है वो भी खत्म हो जाएगा। ये कंसेप्ट आप छोड़ दीजिए कि सैलरी वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। ये प्रदेश चलेगा, ये प्रदेश चलेगा भी और दौड़ेगा भी। नई नीति, नई सोच के साथ, नई व्यवस्था के साथ ये प्रदेश दौड़ेगा। आज मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, शाह कहते हैं, हिमाचल प्रदेश को दिया क्या आपने? हिमाचल प्रदेश में 70,000 करोड़ का कर्ज हो गया, आप स्पेशल 10,000 करोड़ की स्पेशल ग्रांट देते, हम मान जाते। राजीव गांधी जी ने दी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी हमारे को स्पेशल ग्रांट दी थी। पर हिमाचल प्रदेश में मोदी जी ने कहा, हमेशा कहते कि मेरा घर है, पर घर वालों को कर्ज के नीचे डुबो के चले जाते हैं, कर्ज के बोझ के नीचे हर हिमाचली को डुबो के चले जाते हैं। भाषण के अलावा और जुमलों के अलावा हिमाचल की जनता को भारतीय जनता पार्टी की पिछले 5 साल में सरकार ने कुछ नहीं दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा यहाँ से है, अनुराग ठाकुर राष्ट्रीय स्पोर्ट्स केंद्रीय मंत्री है। एक नेशनल लेवल का वो अगर कोई केंद्रीय मंत्री होने के नाते कोई ऐसा अच्छा कार्य कर जाते तो हिमाचल को अच्छा लगता, लेकिन वो कर ही नहीं पाते, इनकी चलती नहीं। देखिए, अब अटल टनल का इनिशिएटिव आप कहेंगे इंदिरा गांधी ने लिया, नींव पत्थर सोनिया गांधी ने लिया। अटल टनल, हाँ, जिसको आप रोहतांग टनल कहते हैं, जी, उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। तो कंटिन्यू प्रोसेस है। देखिए, अटल टनल बनाने के लिए ये सपना इंदिरा गांधी जी के समय का था और सोनिया गांधी जी ने उसको अमली जामा पहनाया, बजट एलोकेट किया, 10,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया था उस समय, और भी बॉर्डर्स रोड्स के लिए। इसी के लिए नहीं, इस पे तो 4-5 हज़ार। 2010 की बात है। 2010 की फाउंडेशन स्टोन हुआ, कांग्रेस की देश में सरकार थी, फाउंडेशन स्टोन हुआ, फिर वो बनने में टाइम लग गया। हमारी सरकार चलेगी तो मोदी जी ने उद्घाटन कर दिया इसका उस वक्त, और उसमें मोदी जी अकेले ही गए, बेचारे और भी नहीं गए उद्घाटन, सारे गए, वो बेचारे बाहर ही रहे। नहीं, वो तो बाहर प्रोटोकॉल होता है ना। अकेले वो वहाँ अंदर हाथ हिला रहे थे, वो वहाँ सुरंग के अंदर किसको हाथ हिला रहे थे? नहीं, वो तो जनता थी बाहर। चलिए, इस बात पे हम नहीं पढ़ते हैं और आगे चलते हैं कि अब जो टूरिज्म की हम बात करते हैं। टूरिज्म मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, मैं टूरिज्म का स्टूडेंट रहा हूँ। हमारा ये मानना है कि हिमाचल का जो हर कोना है वो अपने आप में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अधिकतर जो सरकार रही हिमाचल प्रदेश में वो कांग्रेस की रही। बीच में जब पहली बार भाजपा की आई तब सुखराम जी की पार्टी की 4 विधायकों को यहाँ पे लेके आए, उसके बाद धूमल साहब रहे 10 साल तक, लेकिन अधिकतर शासन आप लोगों ने किया। आपने टूरिज्म के लिए क्या किया? अगर आप ईमानदारी से मानते हो कि कुछ नहीं किया तो अब आप क्या करेंगे? देखिए, मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, टूरिज्म की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जो टूरिस्ट आता है, बच्चों वाला टूरिस्ट आता है, बुजुर्ग टूरिस्ट आता है, यंगर जनरेशन्स का टूरिस्ट आता है, उसको हम 2 या 3 दिन से ज़्यादा रुकवा ही नहीं सकते हिमाचल में। तो हमें तो पहले ये स्टडी करना है कि वो कम से कम 1 हफ्ता लगाए, ताकि हिमाचल में जो खर्च करके जाएगा उससे हिमाचल का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। उस दृष्टिकोण से हमें टूरिज़्म के ऐसे प्रोजेक्ट लाने पड़ेंगे ताकि वहाँ आके आदमी महसूस करे कि मैं हिमाचल गया हूँ, हफ्ता 10 दिन लगा के जाऊँगा, 3 दिन में भागूंगा नहीं। तो ऐसी चीज़ें डेवलप करनी पड़ेगी जो उनकी सोच में हो। तो कौन करेगा डेवलप? वो आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार जब 8 दिसंबर के बाद करेगी तो कांग्रेस करेगी। कुछ है दिमाग में? बहुत टूरिज्म ही है दिमाग में।
साझा कीजिए ना थोड़ा। तो साझा करने के लिए कई ऐसे प्रोजेक्ट है, हमें टूरिज्म सिटीज़ बनानी पड़ेगी, 2-2 3-3 किलोमीटर में 24 आवर्स का टूरिज्म रखना पड़ेगा कि जब आए, और हमारे को एयरपोर्ट की फैसिलिटीज़ बनानी पड़ेगी, हेलीपोर्ट्स बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे हेलीपोर्ट चंडीगढ़ से हर 1 घंटे में हमारी फ़्लाइट्स जाए, कुल्लू जाए, मनाली जाए, धर्मशाला जाए, कसौली जाए, ताकि 15-20 मिनट में आपको इस चीज़ का ज्ञान है कि हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बेसिक पहुंचने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? में हमने हेलीपोर्ट अभी 4 बना दिए हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को हम हेलीपोर्ट से जोड़ेंगे, और ये कोई अच्छा एयरपोर्ट बनाएंगे जिससे हमारे को बड़े जहाज भी उतर सके, और वहीं से एयरपोर्ट से हम हेलीपोर्ट की भी सुविधा और डिस्ट्रिक्ट वाइज हम उपलब्ध करवाने जाएंगे, ये सोच है। अभी जहाँ पे भाजपा की सरकारें हैं वहाँ पे कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पे केंद्र उनको सपोर्ट करता है। कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो जाहिर है अभी केंद्र में तो भाजपा की सरकार है, तो आपको सपोर्ट मिलेगी ऐसी उम्मीद है? बिल्कुल मिलेगी। हाँ, उनको जब आप कह हमारा रहे हो कि हक तो देना भाजपा ही वालों पड़ेगा। को ही नहीं दिया तो आपको क्यों देंगे फिर वो? नहीं, उनको नहीं आया ना लेना, हाँ, हम अच्छा। तो अपना हक लेना जानते हैं। कैसे मांगोगे? मांगेंगे, अच्छा, सब तो क्या- चीज़ें सब तरीके से मांगेंगे। तो क्या यूनिवर्सिटी स्टाइल में आप? नहीं यूनिवर्सिटीज नहीं मांगेंगे, अपने कन्विंस करेंगे। हमारे जो अधिकारी है, बुद्धिजीवी अधिकारी होते हैं, उनसे कन्विंस करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे और सरकार से प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। इस सरकार ने तो, जयराम जी की सरकार ने 5 साल में अपनी सरकार से भी कुछ नहीं मांगा। अगर मांगा होता तो ये हाल नहीं होती। आपके राज्य के जो बागवान हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं, बहुत अच्छी सेब उगाते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाती है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन नहीं, हैं वो भी आपकी बात है। काबिज हो गए देखिए, वहाँ पे। अब बागवानी में हमारी एप्पल क्रॉप सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है, उसको कैसे विकसित करना, सबसे पहले तो वह सीए स्टोर बनाने की ज़रूरत है, ताकि मार्केट जब डाउन होती है तो किसान जो है वो अपने सेब का उचित मूल्य मिले। उस दृष्टिकोण से हमें काम करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हमें सुधार लाना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हम रोड्स, पहाड़ काटने की जगह टनलिंग पर जाना पड़ेगा। बहुत जल्दी हमें टनलिंग पर के लिए नीति बननी चाहिए ताकि डिस्टेंस शॉर्टर हो। और जब हम टनलिंग पर जाएंगे, डिस्टेंस शॉर्टर हो, क्योंकि एक टनल बनाने से ही हमारे, देखिए आपने, अटल टनल बनाने से ही हमारे 8 आवर्स का डिस्टेंस शॉर्ट हो गया। वो तो शॉर्ट हो गया, लेकिन अभी मैं 50 चुनाव के दौरान शिमला गया था। वो तो रोड ही गलत बनाया। मैं आपके इस बात से, कालका से लेकर कालका से सोलन तक के पता नहीं, कालका से भारत सरकार सोलन, को भी इसमें सोचना चाहिए हाँ, कि वो किसने उसको 103 अपनी सुरंग है, वहां से लेकर होटल तक मैं आपकी पहुंचना बात से, था। मैं आपकी उसी में 1 घंटा लग नहीं, गया। वो NHI, वो गडकरी जी को सोचना चाहिए, NHI वाले हैं कि पहले की परमाणु से लेकर सोलन की अलाइनमेंट किसने की। वो अगर वही पुरानी टेक्नोलॉजी वाले रोड उसी में बनने थे, यूं जिग जैग वाले रोड, जहाँ स्पीड ही आपकी 30 और 40 होती है, कई जगह तो ऐसे शार्प मोड़ है कि गाड़ी पलट सकती है। तो हमारे जो अधिकारी थे वो क्या कर रहे थे, इस किस प्रकार का सर्वे हुआ है? सबसे गंदा रोड जो बना है वो सोलन से परमाणु का है। परमाणु से अच्छा तो थोड़ा आगे बन रहा है, ठीक बन रहा है, उसमें विड्थ भी ठीक आ रही है, शोल्डर्स भी ठीक आ रहे हैं, कंक्रीट भी ठीक हो रही है। लेकिन जो परमाणु से सोलन रोड है तो उसी रोड को पहाड़ काट के चौड़ा करने की नीति से काम किया गया, और वो जिगजैग वाला ही रोड है अभी भी। जो ये चीज़ गलत है। रेल अपनी बनी है कालका से लेकर शिमला तक, जिसमें 103 सुरंगें आती हैं। भलकू होते थे, भलकू के नाम से म्यूजियम भी है, और भेड़ें चराने वाले व्यक्ति थे, वो चायल में रहते थे। उनके दिशा निर्देश में अंग्रेज़ों ने वो बना दी, बिल्कुल स्टिक बनाई ना, अच्छी बनाई। अपने पास क्या ऐसे इंजीनियर ही पैदा नहीं हुए कि नहीं, जो इस चीज़ मतलब को 1 इंच रेलवे लाइन हिमाचल में बढ़ा सकते हो? 1 इंच नहीं बढ़ी है आज़ादी के बाद। ये तो मोदी जी ने भी कहा था जब 2014 में। मोदी जी को छोड़ो ना, मोदी जी को तो वो मोदी देश जी के तो देश के प्रधानमंत्री है ना, उन्होंने कहा था, मैं उनकी बात सुनाना चाहता हूं। 2014 में आए। नहीं, हम तो आपको 2014 से पहले क्या हिंदुस्तान था नहीं? जब हमने गलती की, हम हिमाचल नहीं था। नहीं था, मैं आपको चिपता रहा हूं। उन्होंने कहा था सत्ता आपकी थी। नहीं, उन्होंने क्या कहा था सुनो, कि 50 साल से एक रेलवे लाइन बन रही है तलवाड़ा अंब वाली। 50 साल हो गए उसको, 1971 से बननी स्टार्ट हुई, अभी तक पूरी नहीं हुई। कितने किलोमीटर है? 42 किलोमीटर से। 8 साल उनको भी हो गए, 50 के 58 साल हो गए, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जहां हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को दूर करते हैं तो इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती है। आपने कई बार सुना होगा कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट लाएंगे, कि यानी कि जो सड़क बनाने वाला एक्शन है, इंजीनियर है, वो उस क्वालिटी का जस्टिफाई करेगा कि इस क्वालिटी की है और ये इतने साल रहेगी।
जब हम तक हम बिजली की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वाटर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, अब इस दृष्टिकोण से नई जनरेशन सोचती है और नई जनरेशन को सोचने का अधिकार है। इस ढंग से हम आगे करेंगे। और जो रेलवे लाइन की बात है, रेलवे सेंटर के सब्जेक्ट है, रेलवे स्टेट सब्जेक्ट तो है नहीं। अब हम रेलवे के लिए पैसा दे रहे हैं, आपको एक इंच नहीं है जो हमने कांग्रेस ने किया। भानुपली से बैरी बिलासपुर रेल बन रही है, उसमें हम 3,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। ज़मीन एक्वायर करके हिमाचल प्रदेश सरकार दे रही है, उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का 50% हिमाचल प्रदेश सरकार दे रही है। जब रेलवे वालों से पूछा गया कि इतना पैसा देने के बाद हमारा रेवेन्यू शेयरिंग क्या होगा, तो बोलते आपको रेवेन्यू शेयरिंग देंगे नहीं, रेलवे तो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती है, पैसा हमारा लगा, सब कुछ हमारा लगा, और सीमेंट डूलेगा इंडस्ट्रीज़ का और फ़ायदा उनको होगा। जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो भी एक समय में अच्छी उभर के सामने आ रही थी डालडा घाट में। कैसी सीमेंट इंडस्ट्री है जहाँ सीमेंट हिमाचल में महंगा मिलता है, पंजाब में सस्ता मिलता है? तो पता नहीं किस प्रकार की नीतियां लेकर आए थे। ये तो आपके समय में ही आई थी। हमारे समय में भी आए, पर मैं तो ये चीज़ बोल रहा हूँ, जो चीज़ गलत है वो गलत है। हमने सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए तो रेलवे लाइन पहुंचा दी वहाँ बैरी तक। किस इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा? एसीसी को फ़ायदा होगा, आपके अंबुजा को होगा, आपकी इन सीमेंट इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा। किसी न किसी उद्योगपति को नहीं, तो होगा ही। उद्योगपति को स्पेशल फ़ायदा देने के लिए हम 3,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं, और सीमेंट हमको मिल रहा है 450-500 रुपये महंगा, और पंजाब में उसके लिए कोई रास्ता मिनरल्स हमारे हैं, उसके लिए रास्ता निकालेंगे। हमने तो कहा है कि सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए हम अपना भानुपली से बैरी लाइन किसके लिए बिछाई हमने, चाहे किसी ने भी बिछाया, मैं उस बात पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन किसके लिए बिछाया? इंडस्ट्रीज़ लेके। इंडस्ट्रीज़ को हम 3,000 करोड़ का पैकेज दे रहे हैं। लैंड एक्वायर करने में हमारे 1,800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन रेलवे लाइन बिछाने के लिए हमारे से पैसे लिए जा रहे हैं। बद्दी में रेलवे लाइन बिछ रही है, उसका 50% हम पे कर रहे हैं, और हमको रेवेन्यू शेयरिंग मिल ही नहीं रहा। तो ये किस प्रकार के समझौते हुए हैं? उससे सिर्फ भानुपली बैरी में कौन लोग रहते हैं? सिर्फ 20,000 की पॉपुलेशन नहीं है वहाँ तक। हम आपके हिसाब से अभी और कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे आप की सरकार अगर बनती है और आप हमारी सबसे माइनिंग इंडस्ट्रीज जाते हैं? हमारी माइनिंग इंडस्ट्रीज़ है, हमारी हाइड्रो इंडस्ट्रीज़ है, हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ है। ग्रीन हाइड्रोजन पर हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। ये आने वाले जनरेशन्स के लिए होगा, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। पार्टी में जब सरकारें होती हैं वो किसी पार्टी की नहीं होती, वो हमारे 19 लाख परिवार 71 लाख की जनसंख्या के लिए होगी। ऐसा नहीं है। अब वक्त की बात है, जब सरकार बनेगी उसमें कैसे परिवर्तन आते हैं, कितने संसाधन हैं, उनको कैसे यूटिलाइज करना है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ईमानदार सवाल पूछ रहा हूँ, ईमानदार जवाब भी मिल देंगे। साक्षात्कार में बैठे हैं और साक्षात्कार में ये पूछा जा रहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू में ऐसी कौन सी खासियत है कि जनता उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखे? नहीं, मेरे को तो देखिए, वो जनता ने नहीं फैसला, जनता तो फैसला कर चुकी है। हाँ। वो तो विधायक बनाएगी, विधायक चुनेंगे। हाँ। अब वो आने वाले वक्त में हाईकमांड क्या सोचता है, इसका फैसला तो हाईकमांड ही करता ही है। हाईकमांड तो फिर जो विधायक कहते हैं वही। हाँ, तो जो विधायक कहेंगे उसमें जिसके विधायक कहेंगे उसके हिसाब से हाईकमांड जो कहेगा, तो निश्चित तौर पर उसका कोई ना कोई फ़ायदा। फिर भी जैसे अपनी वो होता है ना कि आपकी खासियत है कि आप प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, आप ईमानदारी वाली छवि आपकी रही है, तो ऐसा कुछ बताइए ना हमें कि आप पे लोग विश्वास कर सकें, क्योंकि अभी वो वाली चीज़ें तो होनी है भविष्य में। जो लोग देखिए, मैं विश्वास हिमाचल की जनता हम पर करती है, और ये आने वाले समय में जब चुनावों के परिणाम लगेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और ये विश्वास हम पे से तात्पर्य सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात कर रहे हैं? कांग्रेस नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, व्यक्ति नहीं हूँ। अच्छा। मैं कांग्रेस पार्टी में हम हम सब लोग हैं। हाँ। जो भी विधायक चुनकर आएगा उसकी इच्छा होती है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। मैं ही नहीं, और भी विधायक हैं, पर उससे पहले हम सबको विधायक चुनकर आना है। फिर विधायकों में भी अपना विश्वास जीतना पड़ता है। फिर जो विधायक विश्वास के साथ खड़े होते हैं, फिर हाई कमांड का भी विश्वास जीतना पड़ता है। हाई कमांड के साथ उसका अनुभव भी देखना पड़ता है कि क्या संगठन में इतने साल से जो लोग रह रहे हैं, क्या उनको आगे लाना है कि नहीं लाना है। जो हमारी संस्थान खुलते हैं, चाहे NSUI है, यूथ कांग्रेस है, जहाँ से लोग बनकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में है या और जगह है, वहाँ से लोग निकल कर आते हैं, उन संस्थानों के लोगों को कैसे आगे लाना है, ये तो हाई कमांड ने सोचना होता है। तो अभी पिछले दिनों हमने देखा कि जो जितने भी आपके वरिष्ठ नेता हैं, जो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे उनके समर्थक उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, जाहिर आप नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आपका भी जो समर्थन है वो लोगों से मिला है, आपके आसपास के विधायक होंगे, जनता होगी। तो आप जब हम की बात करते हैं तो फिर अकेले जा जाकर क्यों मिलते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को,
प्रियंका गांधी को, चाहे आप हो, मुकेश नहीं, मैं तो हो। नहीं मिला प्रियंका गांधी जी हाँ, को। हाँ, मैं खड़गे जी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हाँ। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मिला, और मेरा दायित्व बनता है। हाँ, मैं पार्टी का कैंपेन कमेटी का हेड था, तो मैं उस समय मिल नहीं पाया उनसे। हाँ। फर्स्ट टाइम मिला तो दायित्व ये मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं मिल रहे थे। हाँ, हाँ। हम उनसे एक कड़सी कॉल होती है, शिष्टाचार भेंट होती है, उस ढंग से मिल इस रहे बार इलेक्शन का थे। मुख्यमंत्री बनने का सब्जेक्ट आएगा आपका 8 तारीख के बाद, अच्छा 3 बजे के बाद, 8 तारीख 3 बजे के बाद। अच्छा, तब आप मुझसे सवाल पूछना। जी जी, अभी आखिरी सवाल है मेरा। इस बार जो इलेक्शन का आपका मैनेजमेंट रहा, राजीव शुक्ला वहाँ पे रहे, और जो प्रभारी हैं उनका कितना रोल रहा, और हिमाचल मेरे की राजीव शुक्ला जी का बहुत अच्छा रोल रहा। प्रभारी का जो कर्तव्य होता है उस दायित्व का उन्होंने निर्वाह किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अच्छे हमारे सब प्रकार से वार्तालाप होकर एक रणनीति के तहत हमने कार्य किया, और निश्चित तौर पर कांग्रेस की वहाँ सरकार बनेगी। मतलब अगर सीट्स पूरी आती हैं तो फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। हाँ, ऑपरेशन आप लोटस की कोई आशंका नहीं, नहीं है। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हाँ, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हाँ। सीट पूरी ही आ रही है, हाँ। आप निश्चित रहिए, कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी की बहुत कम सीटें आने वाली है। मैं किसी का लोटस पता नहीं क्यों मेरे को बार बार मेरे लोटस यहाँ चलने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ संगठन से निकले हुए लोग हैं। हाँ। ये पद के पीछे ज़्यादा घूमने वाले लोग नहीं है। हाँ। यहाँ लोग पार्टी में सेवा भाव से आते हैं, ये नहीं कि 5 साल की राजनीति चलो, करें। उम्मीद करते हैं कि ये वाली जो भावना आप व्यक्त कर रहे हैं यही आपके जो बाकी लीडरान बाकी करेंगे, डोंट वरी। हाँ, तो द मुकेश राजपूत शो में आप आए और हमारे जो सवालात थे बेबाकी से आपने उनका जवाब दिया। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपको शुभकामनाएं भी देते हैं कि आने वाले समय में आप एक बड़े चेहरे के तौर पे हिमाचल के उभरें और मुख्यमंत्री की दौड़ में आप शामिल हैं, तो उसके लिए भी हमारी शुभकामनाएं हैं। फिलहाल जो द मुकेश राजपूत शो है इसको हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस शो के बाद भी सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।